की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जोधपुर से बड़ी खबर, ब्यूटिशियन अनीता चौधरी की हत्या का यह पूरा मामला और उसी में अपडेट आपको बता दें कि पुलिस ने तैयब अंसारी के घर पर सर्च किया है। कंप्यूटर, लैपटॉप और प्रिंटर सहित कई सामान जब्त कर लिए गए हैं। करीब 4 घंटे तक पुलिस ने सर्च किया है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने तैयब अंसारी के घर पर सर्च किया, जहां से कंप्यूटर, लैपटॉप और प्रिंटर सहित कई सामान जब्त किए गए हैं। 4 घंटे तक पुलिस ने सर्च किया है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, कई चीजें बरामद की गई, कंप्यूटर, लैपटॉप और कई सामान जब्त कर लिए गए, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? देखिए, बात करें तो अनीता चौधरी की जो नृशंस हत्या की गई थी, उस मामले में आज शव मिलने के 6वें दिन पुलिस ने अपनी जांच को थोड़ा सा तेज किया है। आज पुलिस ने जो एफआईआर में नामजद आरोपी है तैयब अंसारी, उसके घर पर जो है सर्च नोटिस के साथ जो है सर्च की है। करीब 4 घंटे चली सर्च के बाद जो है पुलिस ने कंप्यूटर, प्रिंटर और 2 थैले और तार इत्यादि कुछ सामान है जो बरामद किया है, उसको लेकर वापस जो है सदापुरा थाना पहुंचे हैं। और इसके अलावा बात करते हैं, एक हार्ड ड्राइव भी जो है पुलिस ने बरामद किया है। अब देखने वाली बात है कि इसमें से क्या क्या राज निकलने वाले हैं या क्या दस्तावेज, क्या सबूत जो है पुलिस के हाथ में लगने वाले। संभवतः ये तैयब अंसारी की गिरफ्तारी की ओर बढ़ाया गया पहला कदम पुलिस की ओर से जो है बढ़ाया गया है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, जैसे जैसे इस पूरे मामले की जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अलवर से बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने करीब 23 लीटर अवैध हथकढ़ शराब जब्त किए हैं। 220 लीटर वॉश भी नष्ट किया गया है। कई भट्टियों को भी नष्ट किया गया है। मुखबिर से मिली सूचना के बाद यह कार्रवाई की गई है। विजय उर्फ पंगा द्वारा झाड़ियों में अवैध शराब छिपाई गई थी। पुलिस की सूचना मिलने पर आरोपी मौके से फरार है। तो अलवर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, पुलिस ने जो है यहां से शराब जब्त की है। 220 लीटर वॉश भी नष्ट किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ पुलिस का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। कई भट्टियों को भी नष्ट किया गया है। मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सभा उपचुनाव रामगढ़ को मद्देनजर रखते हुए आज श्रीमान एसपी साहब, श्रीमान सीओ साहब और उच्च अधिकारियों के निर्देशन में अवैध शराब की कार्रवाई की गई, जिसमें अवैध शराब की कार्रवाई के लिए रवाना होकर जैसे ही हम दांतिया के लगभग पहुंचे तो एक जरिए मुख्य सूचना मिली कि विजय सिंह और पंगा मीणा निवासी उदयपुरा, इसने जंगल में अवैध शराब बनाकर बेचता है। सिलसिला पर हमें जाबते के वहाँ पर पहुँचे, जहाँ पर वो एक पूल में उसने अवैध शराब छिपा रखी थी और एक भट्टी चला रखी थी, जिसमें 220 लीटर करीब 220 लीटर वास को नष्ट कराया गया। सिरोही से बड़ी खबर आपको बता दें, पति को धमकी देकर विवाहिता से गैंगरेप का ये पूरा मामला है। आरोपियों ने पीड़ित के गहने और कैश भी लूटे हैं। आरोपियों ने जो है महिला का अश्लील वीडियो बनाया और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता ने एसपी से मामले की शिकायत की है। 2 आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। वायरल वीडियो की धमकी देकर के जो है आपको बता दें कि यहां पर गहने और कैश लूटे गए। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आरोपियों ने महिला का अश्लील वीडियो बनाया, वीडियो वायरल करने की धमकी दी और पीड़िता ने एसपी से मामले की शिकायत की है। 2 आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया है। तो पति को धमकी देकर विवाहिता से गैंगरेप का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि आरोपियों ने पीड़ित के गहने और कैश लूटे हैं। पहले तो अश्लील वीडियो बनाया, उसके बाद से उसको वायरल करने की धमकी भी जो है वो देने की बात कही गई। अब पुलिस को शिकायत दे दी गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। प्रदेश में धर्मांतरण के बढ़ते मामले को देखते हुए भजनलाल सरकार धर्मांतरण कानून लाने पर विचार कर रही है, जिसके लिए विधि विभाग विचार विमर्श की बात कर रहा है। कानून मंत्री जोगाराम पटेल का साफ कहना है कि दबाव में या फिर लालच में धर्मांतरण कराना पूरी तरह गलत है और सरकार इसके खिलाफ है। देखिए रिपोर्ट।
भजनलाल सरकार लाएगी धर्मांतरण पर कानून। अब धर्मांतरण कराने वालों की खैर नहीं, जबरन धर्म परिवर्तन कराना होगा गुनाह। क्या उत्तराखंड और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में लागू धर्मांतरण कानून अब राजस्थान में भी लागू होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ऐसी चर्चा है कि सरकार जल्द ही धर्मांतरण पर कानून ला सकती है। ऐसी भी चर्चा है कि विधि विभाग बिल के मसौदे पर काम कर रहा है और सब कुछ ठीक रहा तो अगले विधानसभा सत्र में भजनलाल सरकार इस पर कानून ला सकती है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान ने जब कानून मंत्री जोगाराम पटेल से इस बाबत सवाल किया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सरकार धर्मांतरण पर कानून लाएगी। मैं इस स्टेज से इतना ही कहूँगा कि हमारा विचार विमर्श चल रहा है, इसीलिए ड्राफ्ट बनना, दूसरी बातें जो है वो अभी इस स्टेज पर कुछ भी कहने की स्थिति में हम लोग नहीं हैं। लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आवश्यकता हुई और कानून सम्मत जो भी निर्णय लेने में सरकार नहीं हिचकाएगी, निर्णय लेगी। चाहे कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी तो कानून भी बनाएगी। सूत्रों की माने तो धर्म परिवर्तन के खिलाफ लाए जाने वाले कानून में सरकार कड़े प्रावधान कर सकती है। इसमें लालच या जबरन धर्म परिवर्तन करवाने वालों या इसमें सहयोग करने वालों के खिलाफ जुर्माना और जेल का प्रावधान हो सकता है। ऐसी भी चर्चा है कि सरकार इसमें लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर सकती है। न्यूज 18 राजस्थान से बात करते हुए जोगाराम पटेल ने धर्मांतरण के मसले को गंभीर मुद्दा बताया है। आदमी की स्वतंत्रता है कि वो जो जिस धर्म को चाहे उसको अपनावे, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उसको गलत लालच देकर के, लोभ देकर के उसकी अनपढ़ता का, या हमारे आदिवासी एरिया में रहने वाले जो बड़े बड़े लोग हैं उनको प्रलोभित कर यानी किसी तरीकों से धर्मांतरण करवाए। उस धर्मांतर के हम विरुद्ध हैं और हमारा प्रयास है कि ऐसे इच्छा के विरुद्ध, लोभ और लालच से या अन्य किसी तरीके से धर्मांतर नहीं होना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं कि किन किन राज्यों में पहले से ही धर्मांतरण पर कानून बना है और क्या सजा का प्रावधान है। जानकारी के मुताबिक अगस्त 2023 तक देश भर में 10 राज्यों में जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में ये कानून है। सबसे पहले उड़ीसा में धर्मांतरण का कानून बनाया गया था। उड़ीसा में 1 साल तक की जेल और 5,000 रुपए तक का जुर्माना, SC/ST समुदाय की नाबालिग और महिलाओं के धर्मांतरण पर 2 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना है। मध्य प्रदेश में 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना, अरुणाचल प्रदेश में 2 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। गुजरात में 5 साल की कैद और 2 लाख रुपए का जुर्माना, नाबालिग लड़की होने पर 7 साल की कैद और 3 लाख रुपए का जुर्माना है। उत्तराखंड में 10 साल की जेल और 50,000 रुपए का जुर्माना, पीड़ित को भी मुआवजा देने का प्रावधान। जबरन सामूहिक धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की जेल और 50,000 का जुर्माना। SC/ST समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की सजा। इससे पहले प्रदेश में वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान साल 2006 और 2008 में धर्म स्वतंत्र बिल 2 बार पास हुआ था, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते ये बिल कानून की शक्ल नहीं ले पाया। ऐसे में एक बार फिर सुगबुगाहट है कि सरकार धर्मांतरण पर कानून लाने की तैयारी में है। अब ये देखने वाली बात है कि सरकार कब तक धर्मांतरण कानून पर पूरी तरह अपना रुख साफ करती है। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएमओ में सीएम भजनलाल जो है बैठक ले रहे हैं। सीएम योजनाओं की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत मौजूद है। राइजिंग राजस्थान को लेकर के
बैठक में चर्चा हो रही है। शिखर अग्रवाल सहित अधिकारी मौजूद हैं। राइजिंग राजस्थान को लेकर के भी बैठक में चर्चा संभव बताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी, तस्वीरें भी निकल करके सामने आई हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोशन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोशन, सीएम भजनलाल एक अहम बैठक ले रहे हैं, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जो सीएमओ के अंदर एक अहम बैठक बुलाई, जिसके अंदर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, जिसमें मुख्य सचिव, आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं, सुधांशु पंत, मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं शिखर अग्रवाल सहित कहा जा सकता है कि तमाम इसमें जो आला प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। राज्य सरकार की जो विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी समीक्षा की गई। साथ ही साथ बैठक के अंदर जो राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट है, जो 9, 10 और 11 दिसंबर को जयपुर के JECC में होने जा रहा है, उसकी तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। अभी तक कितने MOU हुए हैं, क्या कुछ होने हैं, अधिकारियों को क्या कुछ जिम्मेदारी दी गई है, तो पूरी कहा जा सकता है कि इन पूरी योजनाओं के साथ साथ में इस तरीके का एक राष्ट्रीय स्तर का जो इवेंट हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग भजनलाल शर्मा खुद कर रहे हैं। उसी को लेकर ये जो बैठक बुलाई गई थी, इस बैठक के अंदर विस्तार से चर्चा हुई है आज। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और प्रदेश की 7 सीटों पर 13 सितंबर को उपचुनाव होने जा रहा है। ऐसे में बीजेपी 7 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। मजबूत संगठन के अलावा केंद्र और राज्य सरकार के कामों के आधार पर बीजेपी जीत तय मान रही है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने जीत का रोड मैप तैयार कर उसे अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। प्रदेश पदाधिकारियों, पन्ना प्रमुख और 40 स्टार प्रचारकों की टीम के जरिए जीत की तैयारी की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। पर हमारा संगठन सुदृढ़ है, सब दृष्टि से हम मजबूत हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा लोगों की, देश के लोगों की चॉइस ये बीजेपी रही है। प्रदेश की 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में बेहद कम वक्त बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को साधने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। स्टार प्रचारकों को रणनीति के जरिए चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर उपचुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। मदन राठौर की माने तो चुनाव जीतने के लिए पार्टी का रोड मैप तैयार है। हमारी तैयारी कोई अचानक नहीं हुई है। हमारी तैयारी है, हमारा बूथ मैनेजमेंट, हमारा पन्ना प्रमुख की नियुक्ति, हमारे मंडल और इस स्तर पर हमारा संगठन सुदृढ़ है, सब दृष्टि से हम मजबूत हैं। तो हम उस आधार पर, और फिर राजस्थान और केंद्र सरकार के जो बजट है, उनकी जो घोषणाएं जो हमने विकास की है, वो आधार हमारा रहेगा। जनता के बीच में जाकर के हमने ये सब जनता को बताया है और जनता समझती है, सब देखती है। कांग्रेस ने जो पहले जो भ्रम पैदा किए थे, वो भ्रम का निवारण भी हो गया है, इसलिए जनता अब हमारे साथ है। आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी किस रणनीति के तहत जीत की तैयारी कर रही है। बीजेपी ने पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख को मैदान में उतारा है। ये सभी मतदाता के घर घर जाकर दस्तक दे रहे हैं। मतदाताओं को विकास का विजन पत्र भेजा जा रहा है। मतदाताओं को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। बीजेपी ने प्रदेश पदाधिकारियों को उपचुनाव के क्षेत्रों की जिम्मेदारी दे दी है। 40 स्टार प्रचारकों के जरिए मतदाताओं को साधा जा रहा है। भाजपा प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर भी दावा कर रहे हैं कि सभी सीटों पर बीजेपी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा लोगों की, देश के लोगों की चॉइस ये बीजेपी रही है और राजस्थान के लोगों की भी हमेशा उन्होंने बीजेपी को ही साथ लेकर चलने का सोचा है। ये 7 क्षेत्र के उपचुनाव है। बीजेपी की वैसी एक ही सीट है, हम तो वो पक्का जीतेंगे ही, पर हमारी एक ही सीट है। बहरहाल इन 7 विधानसभा उपचुनाव में किसी पार्टी के प्रत्याशी की हार जीत से कोई खासा फर्क किसी भी राजनीतिक दल को पड़ता नजर नहीं आ रहा है। इतना जरूर है कि जिस राजनीतिक दल की जितनी सीटें मिलेंगी उसका कद जरूर नापा जाएगा। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।
और प्रदेश में लोग इन दिनों बीमारियों की कहर से परेशान हैं। आलम यह है कि दिन प्रतिदिन लगातार अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सूबे में पहले डेंगू से लोग जूझ रहे थे, तो अब वही एक साथ 3 अन्य बीमारियों ने अटैक कर दिया है, जिससे हालात और भी ज्यादा बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में डेंगू का बढ़ता कहर। डेंगू के केस 10,000 के पार। डूंगरपुर में डेंगू से तीसरी मौत। मरीजों की भीड़ से अस्पताल बेहाल। मरुधरा में डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। डेंगू का सबसे ज्यादा प्रकोप राजधानी जयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर और कोटा जिले में देखने को मिल रहा है। इसके बाद चिकित्सा विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। डूंगरपुर में डेंगू से 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था। डूंगरपुर जिले में डेंगू से ये तीसरी मौत है। इससे पहले डेंगू से एक 12 साल के बच्चे और एक सरकारी कर्मचारी की डेंगू से मौत हो चुकी है। गुड़िया 3 दिन से बीमार थी, तो अभी ये चिकित्सा विभाग हरिदेव जोशी में एडमिट किया था और उसको डेंगू पॉजिटिव था। और इसके पिताजी को मैंने इन्फॉर्म किया था कि गुड़िया बीमार है यूँ। इसके बाद में भी वो न तो वो आया है। मेरे हस्बैंड हरिदेव जोशी में नर्सिंग स्टाफ है गवर्नमेंट। रितेश परमार, फादर्स नाम सोहनलाल परमार। अलग रह रहे हैं और उसने दूसरी औरत कर ली है और वो उसके घर पे लेके रह रहा है अभी। जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम कैसे ले जाएंगे? नहीं आएंगे तब तक फिर मैं नहीं ले जाऊंगी यहाँ से। कोचिंग सिटी कोटा की बात करें तो यहाँ गांव से ज्यादा शहर में डेंगू बीमारी ने पैर पसार रखा है। शहर के अलग अलग इलाकों में अब तक 284 डेंगू मरीज आ चुके हैं, जबकि ग्रामीण इलाके में अब तक मात्र 61 डेंगू मरीज मिले हैं। यहाँ डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 350 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ देखी जा रही है। कोटा के सबसे बड़े अस्पताल MBS हॉस्पिटल में मरीजों की लंबी लंबी कतारें लग रही है। डेंगू जैसी मौसमी बीमारियों का खतरा शहर से ग्रामीण अंचल के इलाकों में बढ़ता जा रहा है और संभाग के सबसे बड़े MBS अस्पताल की OPD की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं, जहां OPD में डॉक्टर कक्ष के बाहर आप देख सकते हैं मरीजों की लंबी लंबी कतारें हैं। इलाज के लिए ये मरीज जो है अपना इंतजार कर रहे हैं। मौसमी बीमारियों में अभी जैसे कि डेंगू, स्क्रब टाइफस, मलेरिया अपने देश में पोस्ट मानसून सीजन में नॉर्मली बढ़ता ही है। इस नए खतरे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक प्रदेश में डेंगू के 10,591 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा जयपुर में 1219 केस, जबकि उदयपुर में डेंगू के 1101 केस सामने आए। डेंगू के अलावा अन्य मौसमी बीमारियों की बात करें तो प्रदेश में अब तक मलेरिया के 1664 मामले, चिकनगुनिया के 583 केस और स्क्रब टाइफस के 3004 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि डेंगू के बुखार के लक्षण शरीर में लंबे समय तक बने रहते हैं और यदि इस मौसम में कोई व्यक्ति तेज बुखार से पीड़ित है तो उसे तुरंत जांच करवा लेनी चाहिए। न्यूज 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार के साथ कोटा से ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। एक तरफ जहां जिला प्रशासन और पुलिस ने हनुमानगढ़ जिले में नशा मुक्ति अभियान शुरू कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ चंद रुपयों के लालच में रोडवेज बस चालक बिना जांच किए ही पार्सलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा रहे हैं, जिनमें नशीला पदार्थ और हथियार भी हो सकते हैं। इसी पर देखिए स्पेशल रिपोर्ट। रोडवेज बसों में महफूज नहीं सफर। जान पर भारी पड़ सकती है अवैध कमाई। अवैध पार्सल के जरिए तस्करी का बड़ा खेल।
प्रदेश की रोडवेज और लोक परिवहन की बसों में सफर करने वाले यात्री महफूज नहीं हैं। दरअसल इन बसों में नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से सामान इधर से उधर पहुंचाया जा रहा है। सरकारी बसों में बेखौफ खुलेआम प्राइवेट कुरियर जैसा काम किया जा रहा है। इस अवैध धंधे में चालक और परिचालक की मिलीभगत है, जो अपनी जेब तो गर्म कर ही रहे हैं, साथ में यात्रियों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। राजस्थान रोडवेज भी जो मुख्यालय द्वारा हमें अभी आदेश जारी किए गए हैं, पहले भी बार बार समय पर किए जाते रहे हैं। इलीगल पार्सल के लिए कि यात्री के बिना जो सामान जाता है उसके लिए हम चालकों को भी पाबंद करते हैं और फ्लाइंग भी हमारी चेक करती है उनको। फिलहाल लास्ट इन कुछ टाइम में तो ऐसा कोई मामला आया नहीं पकड़ने में। श्रीमान एसपी साहब के द्वारा जो एनडीपीएस पदार्थों के विरुद्ध 0